बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। लेसन याद हो रहा है साथ साथ। प्रीवियस लेसन आपने याद किया होगा, दैट वाज सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। इस पे हमने एंड किया था और उसके साथ हमने डिफ्यूजन पढ़ी थी। हमने एक मेन टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, जिसमें हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है सेकेंड वन ट्रांसपोर्ट है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अनदर टॉपिक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन से डिफरेंट कैसे है? जब बच्चों मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द सेल, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं डिफ्यूजन के ज़रिए से। लेट्स से कि ये डिफ्यूजन इनसाइड द सेल हो रही है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो इस सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस डिफ्यूजन के प्रोसेस के साथ नहीं कर सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस ऐसे हो सकते हैं कि उनकी चार्ज कंडीशन ऐसी है जो कि सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं कर रही है डिफ्यूजन के ज़रिए से। या तो वो मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है या उनके ऊपर कुछ ऐसा अगेंस्ट चार्ज आ चुका है जिसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझाने के लिए सेल मेम्ब्रेन का जो हमने मॉडल पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यस, हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाय लेयर होती है, रिकॉल कर लें आप लोग। और ये लिपिड बाय लेयर मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं कहीं पे क्या चीज़ पाई जाती है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यस, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन में एक ख़ास फंक्शन भी परफॉर्म करने वाले हैं। These protein molecules in the membrane, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे बताया है कि ये डिफ्यूजन की एक ख़ास टाइप को करवाने में मदद करेंगे। So these protein molecules are also named as ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से भी जानी जाती है। सो दिस इज द इनसाइड ऑफ सेल, लेट्स सपोज, एंड दिस इज द आउटसाइड ऑफ सेल। अगेन उसी को मैं दोबारा बता रही हूँ, डिफ्यूजन के ज़रिए से ये मॉलिक्यूल्स तो जा रहे हैं, इजीली ये मूव कर रहे हैं इनसाइड द सेल। ठीक है, दिस इज द डिफ्यूजन। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द मॉलिक्यूल्स, जो कि यहाँ पर ड्यू टू देयर लार्ज साइज नहीं मूव कर सकते हैं। तो उनके लिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बड़े वाले मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड द सेल से पिक करेंगे और उनको मूव करवा देंगे इनसाइड द सेल। दिस वाज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे मूव कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
और ऐसी डिफ्यूजन को नाम दिया जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया जा रहा है। फैसिलिटेट मीन फैसिलिटेटेड का मतलब ही सहूलत देना है, एक सहूलत प्रोवाइड करना है। सो वो मॉलिक्यूल्स जो छोटे थे वो तो डिफ्यूजन के ज़रिए से खुद ब खुद मूव कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड द सेल। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्योंकि यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू देयर लार्ज सेल्स, लार्ज साइज, तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इनको कैरी करेंगे और उनको ट्रांसपोर्ट करवाएंगे इनसाइड द सेल। सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नेम्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऐसी डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जी, देयर आर सम स्पेशल प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स which help in the diffusion of molecules. Such molecules are large in size. वो ऐसे हैं कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है बेटे। तो ये मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से खुद ब खुद क्रॉस नहीं कर सकते हैं, या साइज की वजह से या चार्ज की वजह से। तो कैसे क्रॉस करेंगे? यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिसीव करके सेल के अंदर लाने में मदद करेंगे, उनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नेम्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों पैसिव ट्रांसपोर्ट है बच्चों? पीछे भी मैंने आपको बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, बिकॉज इट डज नॉट यूज एनर्जी। ठीक है बेटे, ये भी एनर्जी यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक आम डिफ्यूजन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की स्पीड मूवमेंट की आउटसाइड से इनसाइड ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो उनको मूव करवा रही है, इसलिए उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। जैसे डिफ्यूजन में आप समझ लें कि मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट मिल रही है जिसके ज़रिए से वो मूव करके वो दूसरे सेल के अंदर आ रहे हैं। इस वजह से उनकी स्पीड मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट इज़ ग्रेटर देन द डिफ्यूजन। तो क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? इसमें ये पैराग्राफ आप पूरा लिखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज और चार्ज दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करवाती है ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोटीन्स। सच प्रोटीन्स आर नेम्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो क्या काम करती हैं? वो उन मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती हैं, मूव करने में हेल्प करती हैं। एंड सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज़ डन थ्रू दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नेम्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट एक आम डिफ्यूजन से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको करने में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प कर रही है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है, जिसको होने में एनर्जी खर्च नहीं होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता है। इट डज़ नॉट यूज़ एनर्जी, इसलिए ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो इसके साथ ही अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, दैट इज़ ओस्मोसिस।
जी। तो बच्चों ओस्मोसिस थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स है ओस्मोसिस। डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं। नाउ ओस्मोसिस। बच्चों ओस्मोसिस को समझने के लिए एक दो बातें यहाँ पर बहुत आपके माइंड में होनी चाहिए। डू यू रिमेंबर अबाउट सॉल्यूशन? जानते हैं ना आप लोग सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या चीज़ होती है? विच इज डिजॉल्व्ड। सॉल्यूट अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड। और सॉल्वेंट क्या है? a substance which has to dissolve the solute। जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दूंगी। एक ग्लास पानी में, एक बीकर आप पानी का ले लो। पानी क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। और उसके अंदर अगर आप 2 चम्मच चीनी के मिला देते हो, शुगर के मिला देते हो, दैट शुगर विल एक्ट एज सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रही है और जो पानी है वो उसको डिज़ोल्व कर रहा है, इसलिए पानी क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। तो ओस्मोसिस जो है, यहाँ पर मैं एक सेल के अंदर मूवमेंट को शो करूँगी। लेट्स सपोज कि इस सेल के अंदर ये जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। फर्ज कर लें कि यहाँ पर मैंने लिया है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच कंटेन लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है। कंटेन डाइल्यूट सॉल्यूशन विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर हमने लिया है, ये दरमियान में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन more amount of solute, more solute। जी, फ़र्ज़ कर लें कि एक तरफ हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है और उसके वो भी उस शुगर सॉल्यूशन में हमने शुगर की मिकदार को कम डाला है। लेट्स सपोज कि अगर उसके अंदर मैंने 1 स्पून उस साइड पे जो सेल है या जो मीडियम है उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर मैंने 1 स्पून शुगर ऐड किया है और उसके अंदर मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मैंने 5 स्पून यानी मोर सोल्यूट ऐड कर दिया है। तो
ओस्मोसिस को मैं समझाने जा रही हूँ। इसके लिए पहले हमारे पास चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दैट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट, देन डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसे हैं विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट की पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसमें भी पानी के अंदर शुगर है, इसमें भी पानी के अंदर शुगर है, लेकिन इस पानी में शुगर कम है, लो अमाउंट में है, इसलिए इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और वो सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हम उसको नाम देंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। तो बच्चों अब आते हैं ओस्मोसिस की तरफ। ओस्मोसिस क्या है? बेसिकली osmosis is the movement of water molecules across a semi permeable membrane। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। The movement of water molecule through across a semi permeable membrane is always from low solute concentration or dilute solution to वर्ड्स द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। पानी हमेशा मूव करता है डाइल्यूट सोल्यूशन से एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। एक सेल की अगर कंसनट्रेशन डाइल्यूट है और दूसरे सेल की कंसनट्रेटेड है, तो पानी हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा? डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएगा, या लो सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। ये क्या है? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। हमारी बुक में ये वर्ड यूज हुआ है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। एक ऐसा सोल्यूशन जो डाइल्यूट होता है, वो क्या कहलाता है? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन। ठीक है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, जबकि यहाँ पे मैंने बताया है कि हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है। तो डेफिनेशन में हमारे फिर ही 3 स्टेप्स हैं और याद रखने हैं ये तीनों स्टेप्स को आपने। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से? अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ओस्मोसिस में बच्चों अगर आपने जस्ट ये लिख दिया ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आपकी डेफिनेशन गलत है। ओस्मोसिस का मतलब ही मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। पीछे हमने किसी भी मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन में रेफरेंस नहीं दिया, हमने कहा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमने रेफरेंस नहीं दिया, हमने कहा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पर ओस्मोसिस की डेफिनेशन में हमने 3 पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, आपको ये डायग्रामेटिकली तो मैंने 3 स्टेप्स बता ही दिए हैं। क्या? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सेकेंड स्टेप है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लो सोल्यूट और डाइल्यूट सोल्यूशन टूवर्ड्स हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जी, ओस्मोसिस की डेफिनेशन है movement of water molecules, movement of water molecules। ये आप समझ लें कि ये हमारी डेफिनेशन का पहला हिस्सा है। अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मूवमेंट कैसे होगी? एक मेम्ब्रेन के जरिए से होगी, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, और इसका दूसरा स्टेप होगा फ्रॉम, तीसरा स्टेप सॉरी, पहला था मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा हो गया अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तीसरा होगा फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन
to high solute concentration, high solute concentration। जी बच्चों, पानी की मूवमेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। पानी हमेशा जब भी कभी मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल में, याद रखिएगा कि पानी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले सेल से हमेशा एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाले सेल की तरफ या मीडियम की तरफ मूव करता है। पानी हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से, पानी की डायरेक्शन क्या होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होती है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स across semi-permeable membrane from low solute concentration to high solute concentration। ठीक है बेटे, अगर आपने वाटर नहीं लिखा तो आपकी ये डेफिनेशन पूरी क्रॉस हो जाएगी। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नॉट द मॉलिक्यूल्स, दिस इज ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आया करती हैं। इस डेफिनेशन को आपने पूरे ये जो जितनी भी डेफिनेशन है बुक पे भी मार्क करनी है और बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। ऑस्मोसिस का वर्ड हम बहुत जगहों पे अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझना है। आपने ये देख लेना है कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता है, आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का पता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। Osmosis is the movement of water molecules across semi-permeable membrane from low solute concentration to high solute concentration, यानी dilute solution से concentrated solution की तरफ हमेशा पानी जाता है। ठीक है, तो osmosis को हम बेहतर तरीके से explain कर सकते हैं with the process of tonicity। यहाँ पे मैं टॉनिसिटी को बताती हूँ कि टॉनिसिटी क्या है। टॉनिसिटी से मुराद ये है कि हम कोई से दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कंपेयर करके बता रहे हैं कि कौन से सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन पाई जाती है, ज़्यादा कौन कंसंट्रेटेड है। टॉनिसिटी मीन्स द कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशंस बीइंग कंपेयर्ड विद देयर कंसंट्रेशंस। कोई से दो सॉल्यूशंस हैं, लेट्स सपोज के ए सॉल्यूशन है और बी सॉल्यूशन है, दोनों में सोल्यूट कंसंट्रेशन एक ही जैसी है, यानी एक ही सॉल्ट है, लेकिन हो सकता है किसी एक तरफ ज़्यादा हो, दूसरी तरफ कम हो, एक तरफ कम हो, दूसरी तरफ ज़्यादा हो। ठीक है, तो टॉनिसिटी में हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं। टॉनिसिटी क्या करती है? रेफर्स, ये डेफिनेशन एक लाइन की है, इसको भी आपने मार्क करना है, refers to compare the two solutions according to their concentration। जो भी उनकी कंसंट्रेशन रखे हुए हैं वो उसके मुताबिक हम उनको कंपेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? टॉनिसिटी कहलाएगी। टॉनिसिटी तीन तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बताती है। फर्स्ट वन इज हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ही बहुत ज़्यादा है। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट, अ सॉल्यूशन कंटेन मोर सोल्यूट, जिससे हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वो सॉल्यूशन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसके अंदर दूसरे की निस्बत ज़्यादा सोल्यूट्स पाए जाएंगे। दैट इज टर्म्ड एज हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। टॉनिसिटी में हम कह रहे हैं कि दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, अ सॉल्यूशन विच कंटेन relatively more solute, relatively वर्ड हम जरूर यूज करेंगे, relatively more solute, more solute क्योंकि वो दूसरे से जब कंपेयर किया जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे सोल्यूट पाए जाते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन भी एग्जाम्स में बहुत बार आ चुकी हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके साथ ही उसके नीचे उन्होंने बताया है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो उसको हमने नाम दिया है हाइपर का। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे अ सॉल्यूशन विच कंटेन relatively low solute, less amount of solute, ठीक है। इसके अंदर दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत मिकदार जो है वो कम पाई जाएगी, उसको हम नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। बच्चों हमने एक तरफ नाम दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर ये नाम हम किन सॉल्यूशंस को दे रहे हैं, जो दो सॉल्यूशन हम कंपेयर करेंगे जिनकी टोनिसिटी को देख रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके देख रहे हैं। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होंगे, एक तरफ हमारे पास ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि एक ज़्यादा हो और दूसरी तरफ कम हो, तो जिसमें ज़्यादा होंगे सॉल्यूट उसको हम हाइपरटोनिक का नाम देंगे, और दूसरे में जिसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगी उसको हम नाम देंगे, उस सॉल्यूशन को नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। और थर्ड वन टर्म जो है दैट इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सॉल्यूशंस में ही मिकदार सॉल्यूट्स की इक्वल हो जाए, तो उसको हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। कंटेन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हैं, कंटेन इक्वल अमाउंट्स। अब इक्वल अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स कि दोनों तरफ जो दो सॉल्यूशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों की सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है। यहाँ पर इस पेज पर ओस्मोसिस के अंदर आपने बच्चों 5 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। फर्स्ट वन ओस्मोसिस की पढ़ लिए। ओस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। Movement of water across this semi-permeable membrane from low solute concentration to high solute concentration. Low solute के लिए हम dilute solution भी word use कर सकते हैं, हम hypotonic solution भी कह सकते हैं। As we know, hypotonic, low solute concentration। जी, tonicity definition एक लाइन की है, ये भी आपको एग्जाम्स में भी आ चुकी है। दूसरी डेफिनेशन जो टोनिसिटी की है ओस्मोसिस के बाद, टोनिसिटी रेफर्स द कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशंस बीइंग कंपेयर्ड, जो दो सॉल्यूशंस जिनको हम उनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम रेफर करेंगे टोनिसिटी। अब टोनिसिटी 3 तरह के सॉल्यूशंस को शो करती है। फर्स्ट वन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली मोर सोल्यूट उसके अंदर है तो हाइपर है, और अगर लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है रिलेटिवली तो उसको हम नाम देंगे हाइपोटोनिक का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक, देखिए 3-3, 4-4 लफ्ज़ों की डेफिनेशन है, लेकिन ये बोर्ड में भी 2 टर्म्स, कोई सी 2 टर्म्स आ चुकी हैं एग्जाम में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स, और जबकि हाइपोटोनिक मीन्स अ सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसको हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और जिसके अंदर कम मिकदार है
उसको हम हाइपोटोनिक कहेंगे। और जब दोनों सॉल्यूशंस इक्वल अमाउंट में पाए जा रहे हैं, इक्वल सोल्यूट की अमाउंट रखते हैं, द सॉल्यूशन विल बी नेम्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 5 टर्म्स हैं जो आपने यहाँ पर मार्क करनी है जी। ऑस्मोसिस से अगला जो है हमारा टॉपिक है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, एनिमल और प्लांट सेल्स वाटर को कैसे मूव करवाते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ये हम देखते हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में। क्योंकि बच्चों अभी हमने देखा है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। एनिमल सेल्स का बिहेवियर पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। इन एनिमल सेल, अगर हम एक एनिमल सेल रिकॉल कर लें कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और एनिमल सेल्स हम लेते हैं और तीनों तरह के सॉल्यूशंस में रखते हैं, तो उनका क्या बिहेवियर होगा, वो कैसे अपने आप को अपना बिहेवियर शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है एक बीकर और उसके अंदर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस बीकर में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल हमने लेट्स सपोज के रेड ब्लड सेल्स लिए हैं, और आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, तो इनका क्या बिहेवियर होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स कि इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम रखी है, और इनसाइड द सेल जो सेल के अंदर की एनवायरनमेंट होगी वो हाइपरटोनिक होगी, यानी सेल के अंदर पानी के साथ सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे। तो बच्चों क्योंकि हमने पीछे ऑस्मोसिस का रूल पढ़ लिया है, पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, यानी लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट की तरफ मूव करता है। तो एनिमल सेल है और उसको जब हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी क्या करेगा, इनसाइड मूव करेगा। वाटर विल मूव इनसाइड अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ऑस्मोसिस। अब होगा क्या कि जब पानी इसके अंदर आ जाएगा तो ये फिल होना शुरू हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इसको कोई चीज़ सहारा देने वाली सेल वॉल तो है नहीं, तो जस्ट लाइक अ बैलून, ओवरफिल्ड बैलून की तरह ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ये रप्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हम 1 बाय 1 अब यहाँ पे स्टडी करेंगे कि एनिमल सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कैसे बिहेवियर शो करेगा, हाइपो में कैसे शो करेगा, और देन आइसोटोनिक में कैसे शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंडीशन दी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो हमने उसके अंदर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर हाई सोल्यूट है। तो पानी हमेशा, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ने हमें ये बता दिया है कि पानी हमेशा जो है वो लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट यानी इनसाइड सेल मूव करेगा। जब पानी अंदर जाएगा, बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा, तो क्या होगा, एक बैलून की तरह पहले तो ये फिल होगा और फिर ये ओवरफिल्ड होने पे क्या हो जाएगा, फट जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट सिचुएशन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने एक सेल रखा है, ये था हाइपो, नाउ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में अब क्या होगा, क्योंकि सेल के बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो अब क्या होगा, वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल होगी।
वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल। अब क्या होगा, सेल का साइज जो होगा, जब पानी बहुत ज़्यादा निकल आएगा तो ये सेल जो है वो श्रिंक भी हो सकता है, श्रिंक हो जाएगा। जो ओरिजिनल साइज ये था उसकी वजह से ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आपने देखा हाइपोटोनिक में वो सेल फट गया था, रप्चर हो गया था, जबकि दूसरी तरफ अगर हम एनिमल सेल्स को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उस वक्त क्या होगा, पानी की डायरेक्शन जो होगी, क्योंकि ऑस्मोसिस एक ही रूल बता रहे हैं कि लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। अब बीकर के अंदर हाइपरटोनिक है यानी हाई सोल्यूट है, इसलिए सेल के अंदर से बाहर मूव करेंगे, वाटर विल मूव आउट, और पानी के निकल जाने की वजह से सेल का साइज जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, सेल छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वन कंडीशन में देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों आइसोटोनिक अभी हमने स्टडी किया है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं, दैट सॉल्यूशन इज नेम्ड एज आइसोटोनिक। हमने एक ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन राउंड अबाउट सेल के ही इक्वल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जितना वाटर मूव आउट करेगा उतना ही मूव इन भी करेगा, क्योंकि दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है, पानी इक्वली पाया जा रहा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मींस कि यहाँ पर सेल में और सेल के बाहर सॉल्यूट दोनों तरफ इक्वल है, जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। इस तरह से सेल विल बी इन इट्स नॉर्मल कंडीशन, सेल जो है वो नॉर्मल रहेगा। एनिमल सेल तीनों सॉल्यूशंस में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब पानी मूव इन करेगा तो वो फट सकता है, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो श्रिंक हो सकता है। दूसरी तरफ जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वही सेल जो है वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि इनटेक और जो पानी, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ प्लांट सेल का बिहेवियर भी देख लेते हैं। प्लांट सेल का बिहेवियर टोटली चेंज होता है। प्लांट सेल्स में जब हम बीकर में एक प्लांट सेल रखेंगे तो क्या होगा, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बस एक चीज के डिफरेंस की वजह से इनका बिहेवियर चेंज होगा, दैट इज द सेल वॉल। ये इसके अंदर सेल वॉल है, ठीक है। अब उस सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से ऐसा नहीं होगा कि ये रप्चर हो जाए, जैसे वहाँ पे एनिमल सेल रप्चर हो रहा था। अब बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो प्लांट सेल जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो बेसिकली पानी ने तो आना है अंदर, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एक मैच्योर प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। अब क्या होगा, पानी इसके अंदर जब आएगा तो इसके साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जाएगा, और फिर ये एक बहुत ज़्यादा पानी जब इनसाइड द सेल आ जाएगा, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, तो इसका सैप जो होगा और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, और वैक्यूल जो है वो अपने इस वाटर की वजह से फटेगा नहीं। ये जो सेल है, प्लांट सेल जो है एनिमल सेल की तरह रप्चर नहीं होगा। एक बात ये याद रखिएगा, क्योंकि सेल वॉल जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रही है। अब होगा क्या कि जब पानी जब अंदर आएगा तो यहाँ पर ये पानी इंटरनली सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये प्लांट सेल्स बिकम वेरी हार्ड, और उस प्रेशर को जो ये पानी इंटरनली इस दीवारों के ऊपर इम्पोज करेगा, दैट प्रेशर इज नेम्ड एज टर्गर प्रेशर। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, इसको भी मार्क करना है। टर्गर प्रेशर, द वाटर इंटरनली, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है तो वो वाटर फ्रॉम
द वैक्यूल इंटरनली वो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे वो सेल्स जो होते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं। वो सेल क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर। यही वजह है कि प्लांट सेल्स जब उनको पानी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनवायरनमेंट दी जाती है, एक बहुत ज़्यादा मिकदार पानी सेल्स के अंदर जाती है, तो उससे वो हार्ड सख्त हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं एंड फेसिंग टूवर्ड्स द सनलाइट की तरफ फेस किए होते हैं। लेकिन जब उनको पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाते हैं। उनकी नॉर्मल कंडीशन क्या है? टर्जिड। उनको अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, और सनलाइट के लिए उनके पास सबसे पहले टर्जिड होना ज़रूरी है। आप देखें जब वो टर्जिड होते हैं, एक लीफ की एग्जांपल लें तो उस लीफ की सारी सरफेस सनलाइट की तरफ होती है ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल जो टर्जिड होते हैं, दैट इज़ द नॉर्मल लाइफ बिहेवियर। अब जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल्स क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब होगा क्या कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और यहाँ पे प्लांट रखा, तो वाटर विल मूव आउट। वाटर जो है वहाँ पे तो अंदर जा रहा था हाइपोटोनिक में, अब यहाँ से मूव आउट करेगा, मूव आउट हो जाएगा, जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा। अब जब पानी सेल से बाहर, प्लांट सेल से बाहर आ जाएगा, तो इसकी वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, and this shrinkage is known as cytoplasm shrink due to the loss of water, and the cytoplasm shrinkage is known as plasmolysis. कब होती है प्लाज्मोलाइसिस? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल्स को रखा जाता है तो रूल है ना कि वाटर विल मूव ऑलवेज फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो पानी सेल से बाहर आ जाएगा लो से हाई की तरफ, ठीक है। और जब पानी बाहर आएगा तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। साइटोप्लाज्म श्रिंकेज इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसकी डेफिनेशन पूरी मार्क करेंगे। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लास्ट में 2 सेंटेंस में उन्होंने बताया है, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विल श्रिंक एंड द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन आपने मार्क करनी है। इसके अलावा टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी की भी डेफिनेशन हमारी इसमें दी हुई है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी आपने याद करनी है। आप हमारे यूनिक नोट्स में भी दोनों ये डेफिनेशन टर्गर प्रेशर की भी और प्लाज्मोलाइसिस की भी गिवन है। अब देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल्स कैसे होंगे। ठीक है, ये देखें कि जब प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर एनवायरनमेंट सॉल्ट्स की इक्वल है, तो ऑब्वियसली जितना वाटर बाहर से अंदर आएगा, वाटर मॉलिक्यूल विल मूव इन, उतने ही बाहर भी आएंगे ड्यू टू कंसंट्रेशंस इज सेम इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट सेल्स को नॉर्मल बिहेवियर शो करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी या टर्जिड होने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वाटर बैलेंस नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा पानी सेल्स के अंदर जब नहीं रहेगा तो प्लांट सेल्स विल शो द विल्टिंग,
विल्टिंग क्या होती है? मुरझा जाना, मुरझा जाना, हैंगिंग डाउनवर्ड। आपने देखा है ब्रांचेस या लीव्स जो हैं वो डाउनवर्ड हैंग हो जाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा होता। प्लांट सेल्स शो विल्टिंग, विल्ट हो जाना या सॉफ्ट हो जाना, जहाँ टर्जिड का मतलब हार्ड हो जाना है, क्योंकि उनको बहुत सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। जब वो वाटर मेंटेन नहीं रहेगा, यानी जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर आ जाएगा, तो वो वाटर अमाउंट उनकी टर्जिडिटी को जो मेंटेन रखने के लिए चाहिए वो नहीं होगी। तो उस वक्त प्लांट सेल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? विल्ट हो जाएंगे या सॉफ्ट हो जाएंगे इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप दोनों सेल्स को भी कंपेयर करके देख सकते हो कि एनिमल सेल जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में था तो वो रप्चर हो गया था, उसमें सेल वॉल नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ प्लांट सेल है तो वो बहुत हार्ड हो चुका है, टर्जिड हो चुका है बहुत ज़्यादा पानी के अंदर जाने की वजह से। पहली बात तो ये कि सेल वॉल ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको फटने से बचाया, रप्चर नहीं हुई है। जहाँ प्लांट सेल्स में सेल वॉल की वजह से ये रप्चर नहीं होगा बल्कि टर्जिड हो जाएगा, बिकम वेरी हार्ड, ये हार्ड हो जाएंगे ये सेल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आप देख लें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल वॉज श्रिंक और सेल का साइज जो है वो छोटा हो गया था, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल को रखा जाता है तो उसका सेल का साइज तो एज इट इज़ ही रहता है, लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज नेम्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। जबकि दूसरी तरफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल्स जब रखे जाएंगे तो नेट इनटेक विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सो प्लांट सेल्स विल्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब मूवमेंट जितनी बाहर हो रही है उतनी अंदर हो रही है, तो उस वक्त वो एनिमल सेल जो हैं वो नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, जबकि प्लांट सेल्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं बल्कि वो क्या है, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये इस तरह से आपने इसको डायग्रामेटिकली याद करोगे, एक्सप्लेन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको हेडिंग्स भी दे सकते हो, एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक, एनिमल सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन और आपने देख लिया है कि एनिमल सेल के लिए आइडियल कंडीशन जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें वो नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, जबकि प्लांट सेल्स जो हैं आप यहाँ पे भी हेडिंग्स दे सकते हो, प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसी में से आपको प्लाज्मोलाइसिस और टर्गर प्रेशर की डेफिनेशंस भी शॉर्ट में आया करती हैं। ये आज आपने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम ऑस्मोसिस के साथ याद करना है, ठीक है बच्चों।